नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, एनसीएफ 2005 दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा हमारे एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। जो दोस्तों अभी सीटेट का ऑनलाइन का एग्जाम हुआ था, भर भर के इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हमेशा हर शिफ्ट में पूछे गए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, एनसीएफ 2005 कब लागू किया गया, एनसीएफ 2005 लागू करने के क्या उद्देश्य थे, इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार शेयर कर दीजिएगा और एक बार हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों और ये आपके वीडियो एग्जाम और इंडियन पॉलिटी का फाउंडेशन बैच है, नया बैच है जो कि स्टार्ट हो चुका है। आप सभी इस पे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों स्टडी 91 में। दोस्तों एनसीएफ 2005, सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म क्या होता है। एनसीएफ 2005, एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। दोस्तों इसका फुल फॉर्म अगर कभी पूछे तो आप बता दीजिएगा। एन से क्या हो गया? नेशनल हो गया। सी से क्या हो गया? करिकुलम हो गया दोस्तों, पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या। और एफ से क्या हो गया? फ्रेमवर्क दोस्तों, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। एक हमारा ये चाहिए तैयार हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 में क्या था, इसके बारे में दोस्तों जाना। ये एक रिपोर्ट थी दोस्तों कि किस प्रकार से बालकों को पढ़ाया जाए, कैसे बालकों को पढ़ाया जाए, इसके बारे में एनसीएफ 2005 में बताया गया दोस्तों। जीवन की प्राथमिक अवस्था में बच्चे अपने चारों ओर की दुनिया में नई नई चीज़ों की खोजने तथा उनसे आनंद प्राप्त करने में व्यस्त रहते हैं। इसलिए यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और किस तरीके से पढ़ाया जाए। ये दोस्तों आपके एनसीएफ 2005 में बताया गया कि किस प्रकार से बालकों को पढ़ाया जाए, कितने सरल ढंग से पढ़ाया जाए कि बालकों को चीज़ें क्या आ जाए, समझ में आ जाए दोस्तों। क्या आ जाए? समझ में आ जाए और बालक हर चीज़ को आसानी से और सरलता पूर्वक समझ सके। क्या करें दोस्तों? सरलता पूर्वक समझ सके, सरलता पूर्वक समझ सके और ऐसे ढंग से पढ़ाया जाए, ऐसे तरीके से पढ़ाया जाए कि बालक अच्छे ढंग से सारी चीज़ों को, जो अधिगम प्रक्रिया है यानी कि सीखने की प्रक्रिया हो, उसे वह सीख सके दोस्तों। ठीक है, तो ये अपने एनसीएफ 2005 का दोस्तों मेन उद्देश्य था कि लर्निंग विदाउट बर्डन दोस्तों, यानी कि बिना बोझ के शिक्षा प्राप्त करना दोस्तों, यानी सीखना, बिना बोझ के सीखना। मेन उद्देश्य यही था आपके एनसीएफ 2005 के। और भी कई इसमें दोस्तों फायदे थे, जैसे कि रटन विद्या पे, रटन प्रणाली पे भी रोक लगाता था कि नहीं, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि स्वयं करके सीखने पे जोर देता था आपका एनसीएफ 2005। ऐसे ही और चीजें पॉइंट्स हैं दोस्तों जिसके बारे में हम जानेंगे। आइए थोड़ा सा एनसीएफ 2005 के बारे में जानते हैं, कब आया ये दोस्तों। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में चौथे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा द्वारा 2005 में प्रकाशित हुआ। यानी कि ये दोस्तों चौथा था जो एनसीएफ 2005 है, ये आपका ये कौन सा था? ये चौथा था। इससे पहले दोस्तों शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के राष्ट्रीय परिषद एनसीईआरटी में भारत इसके पूर्ववर्ती 1975 में, 1988 में और दोस्तों 2000 में और भी एनसीएफ प्रकाशित हो गए। फिर संशोधन करके दोस्तों यह चौथा एनसीएफ आया 2005 में दोस्तों लाया गया। तो इससे पहले भी तीन आपके आ चुके हैं दोस्तों, जिसमें कि संशोधन किया गया 1975, 1988, 2000, ये तीन हो चुके हैं और ये चौथा हमारा एनसीएफ 2005 था जिसमें संशोधन किया गया। अब इसमें भी दोस्तों संशोधन हो रहा है कि और भी सरल ढंग से कैसे बालकों को पढ़ाया जाए, कैसे टीचरों को अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि बालक सही ढंग से सीख सकें। तो ये चीज़ था दोस्तों। तो एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय रूपरेखा एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषय पर चर्चा की कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए, यानी बालकों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए सरल तरीके से कि बालक को सर्वप्रथम ये माना गया कि बालक के पूर्व ज्ञान पर आधारित उसको ज्ञान दिया जाए। किसे? पूर्व ज्ञान पे। जैसे कि बालक को जो चीजें पहले पता है उसके बारे में आप जानने का प्रयास करें कि बालक को क्या पता है, फिर उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे
उसके ज्ञान को बढ़ाएं आप, ठीक है, सरल से कठिन की ओर, यानी पहले सरल चीज़ों को बताएं फिर दोस्तों कठिन चीज़ों पे ले आए। अगर बालक के दोस्तों पूर्व ज्ञान के बाद हमें जब पता चल जाएगा, जैसे आप एक मैथ के टीचर, सपोज दैट आप एक मैथ के टीचर हैं, तो आपको ये जानना है कि जो हमारा स्टूडेंट है उसको टेबल आता है कि नहीं, पहाड़ा आता है कि नहीं आता, उसको प्लस करना आता है कि नहीं आता, उसको माइनस करना आता है कि नहीं आता, उसको डिवाइड करना आता है कि नहीं आता, तब दोस्तों हम उसको क्वेश्चन बताना शुरू करेंगे। नहीं तो अगर उससे जब टेबल नहीं आता, प्लस करना नहीं आता, माइनस करना नहीं आता, डिवाइड करना नहीं आता, तो आप उसे अगर क्वेश्चन सिखाएंगे तो क्या वो समझ पाएगा, क्या वो सीख पाएगा? ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। तो पहले उसके पूर्व ज्ञान को जानना बहुत ही आवश्यक है, उसके बाद ही बालक को हम आगे की चीजें बताएंगे, धीरे धीरे उसका स्तर, हम ज्ञान का स्तर बढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 की जो उत्पत्ति हुई, सबसे पहले उत्पत्ति जानते हैं दोस्तों कहाँ हुई, यह सभ्यता और प्रगति नामक निबंध दोस्तों, किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर की। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, रविंद्रनाथ टैगोर की निबंध दोस्तों सभ्यता और प्रगति। क्या? सभ्यता और प्रगति से दोस्तों इसकी उत्पत्ति हुई आपके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 की। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, दोस्तों कॉपी कलम लिए रहिएगा, लिखते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, रसरी यावत जात थे सिल पे पड़त निशान। जितना दोस्तों आप लिखेंगे, तुरंत आपने लिखी कि एनसीईआरटी 2005 की उत्पत्ति हुई, यानी कि आपके रविंद्रनाथ टैगोर की। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध क्या था? सभ्यता और प्रगति। क्या था? सभ्यता और प्रगति। जैसे लिखा दोस्तों आपने, तो वो चीजें आपके दिमाग में तुरंत बैठ गई। तो ये चीज है दोस्तों कि उत्पत्ति एनसीईआरटी 2005 की रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुई। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का, कितनी भाषाओं का? 22 लैंग्वेज का दोस्तों वो दिया गया है। 22 लैंग्वेज है, 22 भाषाओं का आपका सविस्तार से दोस्तों उसमें यानी कि चर्चा की गई है। 22 भाषाएं हैं आपकी 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में। एनसीईआरटी 2005 की प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। उसके कौन थे दोस्तों? प्रोफेसर यशपाल राणा जी थे, उनकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था। और मेन इनका मोटो था, मेन इनका उद्देश्य था लर्निंग विदाउट बर्डन। क्या था दोस्तों? लर्निंग क्या था दोस्तों उद्देश्य? लर्निंग विदाउट बर्डन दोस्तों, यानी कि जो शिक्षा प्राप्त करनी है वो बिना बोझ के बालकों को प्रदान करनी है। पहले आप देखते होंगे दोस्तों कि बालक बहुत भारी भारी बैग लेके जाते थे, ऐसा लगता था दोस्तों कि अरे बाप रे, जितना बड़ा बैग लाद दिया गया है, जितना छोटा बालक नहीं होता था उससे अधिक वेट तो उसके बैग का होता था। तो ऐसी चीजें होती थी दोस्तों। तो बालक बहुत ही ज्यादा यानी कि वेट किताबें लेके जाता था, बुक्स लेके जाता था, जो कि दोस्तों उसके यानी कहा जाता ना बेकाम का होता था, बहुत ही ज्यादा नहीं यूजफुल होता था। तो वो चीज है दोस्तों। तो ये हुआ कि भाई नहीं, अब ऐसा नहीं किया जाएगा, ठीक है। शिक्षा ऐसी प्रदान की जाएगी कि कोई बहुत ज्यादा उन पे बर्डन न हो, कोई बहुत ज्यादा उन पे बोझ न हो, बहुत ज्यादा कि अरे यार आज मैथ भी पढ़ना है, आज इंग्लिश भी पढ़ना है, आज जीएस भी पढ़ना है, आज रीजनिंग भी पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने। तो वो चीज है दोस्त। तो इस पे सुधार किया गया। ये जानते हैं क्या क्या सुधार किया गया? बाल केंद्रित शैक्षिक संकल्पना मूर्त रूप देने का सबसे सशक्त माध्यम है पाठचर्या। इसलिए पाठचर्या में बच्चों के अनुभव, उनके स्तरों तथा उनकी सक्रिय सहभागिता को वरीयता दी जानी चाहिए। दोस्तों ये कहा गया कि जो बाल केंद्रित शैक्षिक संकल्पना है उसको मूर्त रूप प्रदान किया जाए। उसको क्या क्या? मूर्त रूप प्रदान किया जाए। पहले उन चीजों के बारे में बताया जाए जो बच्चे ने देखी है। मूर्त यानी कि दिखाई देना, देखी हुई चीजें, जो देखी हुई चीजें हैं, जो चीजें दिखाई देती है, बालक जिसके बारे में जानता है उसके बारे में दोस्तों उसको सबसे पहले उसको पढ़ाया जाए। और ऐसे पाठचर्या होना चाहिए जिसमें बच्चे के अनुभव और उनके स्तर तथा उनके सक्रिय सहभागिता, उनके बच्चों के स्तर के अनुसार दोस्तों पाठचर्या होनी चाहिए। जो सिलेबस होना चाहिए बच्चों के यानी कि अनुभव के अनुसार होना चाहिए, बच्चों के अनुसार होना चाहिए, अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सारी चीजें किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? बालक के ही अकॉर्डिंग होनी चाहिए। न बहुत ज्यादा पाठचर्या आपकी कठिन होनी चाहिए, न बहुत ज्यादा सरल होनी चाहिए। ऐसी पाठचर्या होनी चाहिए जिससे कि बालक उसमें क्या करें? इंटरेस्ट लें।
बालक की उसमें रुचि हो, बालक उसमें एक्टिव हो, सक्रिय हो। अरे यार ये पढ़ना है, अरे बहुत अच्छा यार टॉपिक है, ये तो बहुत मजेदार टॉपिक है, इसमें बड़ा मजा आता है पढ़ने में यार। तो ये चीजें हैं दोस्तों। उसको कुछ उसके बारे में नॉलेज भी हो, पता चला दोस्तों उसको कुछ पता ही नहीं है तो उसको बोरिंग लगेगा। तो ऐसी पार्ट से, जैसे अकबर के बारे में आपने कुछ पढ़ा, अरे यार अकबर के बारे में मैंने पढ़ा था, ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसे ऐसे उन्होंने युद्ध किए थे। अब देखते हैं आगे आज की इस वाली क्लास में क्या पढ़ाया जाता है, अकबर के बारे में क्या होता है। तो कुछ जानते हैं आदमी तो इंटरेस्ट उसका जगता है यार आगे की स्टोरी क्या है दोस्तों। ठीक है, जैसे मूवीज आपने देखते हैं, एक पार्ट देखे रहते हैं, दूसरा पार्ट जब देखते हैं तो अरे यार इंटरेस्ट बना रहता है यार, दूसरे पहले पार्ट में तो ये किरदार थे, अब दूसरे पार्ट में क्या घटित हुआ है। तो वो चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 अस्तित्व में आई, जिसमें पाठचर्या निर्माण के मार्गदर्शन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। इसमें पाठचर्या के दोस्तों सिद्धांतों का उल्लेख किया गया कि भाई किस प्रकार से पाठचर्या का निर्माण किया जाए। ठीक है, तो जैसे कि आइए पहले ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ किताबें में हैं, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये है कुछ पुस्तकें। आइए दोस्तों, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। दोस्तों जो ज्ञान हो, बालक के ज्ञान को किससे जोड़ा जाए, स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। दोस्तों बालक को जो भी हमें ज्ञान प्रदान करा है उसके जीवन से जोड़ के ज्ञान प्रदान करिए, तो वो बालक दोस्तों जल्दी से इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कि आपको जोड़ सिखाना है तो आप उससे कहीं बेटा आप लोग आइसक्रीम खाते हैं, हाँ सर आइसक्रीम खाते हैं, इस प्रकार से। तो बेटा ये आइसक्रीम है और ये वन आइसक्रीम, ये वन आइसक्रीम, इन वन आइसक्रीमों को अगर जोड़ दिया जाए बेटा कितनी आइसक्रीम होगी, तो तुरंत कहेंगे सर 2 आइसक्रीम। कितनी आइसक्रीम दिख रही है, एक ये है एक ये है, वन जोड़ दिया गया बेटा कितनी आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम। अब वो तुरंत देखो बेटा अब हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, रंग बिरंगी आइसक्रीम है, ये हरी आइसक्रीम है। ऐसे दोस्तों आप बहुत चीजें कर सकते हैं, खरगोश ला दीजिए, आप डॉगी ला दीजिए, ऐसे उनको दोस्तों खेल खेल में आप उनसे जीवन से जुड़ी हुई चीजों से आप उनको समझाएंगे चीजें, तो वो जल्दी से सीख पाएंगे, उनका क्या होगा इंटरेस्ट बना रहेगा। तो वही चीज है जीवन से जोड़ के बताइए। पढ़ाई को रटन पद्धति से मुक्त करना। दोस्तों रूट प्रणाली, रूट सिस्टम के खिलाफ था आपका, यानी कि आपका दोस्तों एनसीएफ 2005, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, आरटी एक्ट 2009, ये सारे दोस्तों रूट सिस्टम के खिलाफ थे कि रटन प्रणाली। बालक को ये नहीं कि रटवाया जाए दोस्तों, बोलो 2 2 3 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, पहले नहीं होता था, लिख देते थे तो बोलते रहते थे, पढ़ते रहते थे बालक। तो वो पद्धति अब दोस्तों धीरे धीरे क्या की खत्म की जाए, बालक की समझ को विकसित की जाए, उसकी सोच को विकसित किया जाए। दोस्तों क्या किया जाए, उसकी सोच को विकसित किया जाए और बालक स्वयं करके सीखे, यानी लर्निंग बाय डूइंग। क्या हो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि स्वयं करके सीखना। बालक स्वयं करके किसी चीज को सीखे तो वो दोस्तों ज्यादा समय तक उसको याद रहेगा और वो कभी भूलेगा नहीं। या जो रटन प्रणाली होती है, बालक क्या होता है कुछ समय बाद भूल जाता है दोस्तों। तो ये चीज है। नेक्स्ट है पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित न होकर बच्चों के चहुमुखी विकास की ओर उन्मुख हो। यानी कि जो पाठचर्या होनी चाहिए ये नहीं कि बस पाठ पुस्तक ही केंद्रित हो, बाल केंद्रित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, बालक के अकॉर्डिंग चहुमुखी विकास, यानी बालक के विकास में की ओर अग्रसर हो, ऐसी आपकी पाठचर्या होनी चाहिए। ऐसा सिलेबस होगा कि बालक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे कि उसके डेवलपमेंट में दोस्तों वह क्या हो, लाभदायक हो, सहायक हो। तो ऐसा दोस्तों पाठ्यक्रम होना चाहिए आपका। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना व कक्षा को की गतिविधियों से जोड़ना। दोस्तों आपकी जो एग्जाम हो, जो बालक का एग्जाम हो, वो दोस्तों फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बहुत अधिक सख्त नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक कठोर नहीं होना चाहिए, जिससे कि बालक को क्या हो, दिक्कत हो। तो ये चीज होना, और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना चाहिए, उसके बालक को कक्षा की गतिविधियों से जुड़े होना चाहिए दोस्तों, जिससे कि बालक आसानी से उन प्रश्नों का उत्तर दे सके। एक ऐसी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो दोस्तों, ये भी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों
एनसीईआरटी 2000 द्वारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ वर्ष 2005 में प्रस्तुत की गई, जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। एनसीएफ 2005 करके सीखना रटन प्रणाली से मुक्त प्रबल देता है। वो दोस्तों ये बताया गया कि एनसीएफ यानी कि एनसीईआरटी के द्वारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2000 प्रस्तुत की गई, जो कि भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत, जो भारत के जो विद्यालय हैं कि उनके संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है कि हाँ किस प्रकार से बालक को पढ़ाना है, किस प्रकार से बालक को समझाना है, कैसा इन्वायरमेंट देना है बालक को, कैसा दोस्तों यानी कि भोजन देना है, हर चीज के बारे में बताता है। बालक को किस प्रकार से परीक्षा के प्रति रुचि बढ़ानी है, इन सारी चीजों के बारे में एनसीईआरटी 2005 बताता है। और एनसीईआरटी 2005 करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, क्या करते हैं दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग पे अधिक जोर देता है। लर्निंग बाय डूइंग पे रटन प्रणाली से वो क्या होता है, मुक्त होता है, उस पे अधिक बल देता है दोस्तों। ये है चीज, याद रखिएगा, ये पॉइंट सब इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यह दस्तावेज ज्ञान को स्कूल से बाहरी जीवन से जोड़ना है। क्या है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना है, बालक को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना। ये देखिए, ये पॉइंट नोट करिएगा, बालक को किसकी, उसकी मदर टंग में दोस्तों, यानी कि अगर हम बालक की मातृभाषा में दोस्तों उसको शिक्षा प्रदान करेंगे, पहले तो उसको बहुत ही सरल पूर्वक समझ में आएगी। दूसरी, जो चीजों को हम समझाना चाहते हैं अगर उसकी मदर टंग में हम दोस्तों यूज करेंगे, मातृभाषा में यूज करेंगे, तो वो आसानी से उस चीज को समझ जाएगा। तो इसलिए ये हुआ कि बालकों की मातृभाषा में हमें शिक्षा देने का प्रावधान ये एनसीईआरटी 2005 कहती है कि बालक को जो हम शिक्षा प्रदान करें उनकी मातृभाषा के अनुसार शिक्षा प्रदान करें, एवं बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर भी उपलब्ध कराना चाहिए। इस दस्तावेज में निहित है कि भाषा में त्रिभाषा के साथ साथ बहुभाषी प्रवृत्ति विकसित करने के लिए भारतीय समाज के बहुभाषिक चरित्र को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। जैसे दोस्तों बहुभाषिक, बहुभाषिक क्या होता है दोस्तों, हम एक ही कक्षा में जब बालक होते हैं, एक कक्षा में दोस्तों कई तरह के बालक होते हैं, वो दोस्तों अलग अलग भाषा बोलते हैं, कोई हिंदी है, कोई उर्दू है, कोई पंजाबी है, कोई बंगाली है, कोई मराठी है। हर प्रकार के बच्चे क्या होते हैं दोस्तों, भाषा बोलते हैं, अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। तो दोस्तों वहां जब बालक बैठते हैं तो वो हर एक दूसरे की भाषा को क्या करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके ज्ञान का स्तर बढ़ता है दोस्तों। और एनसीईआरटी 2005 भी कहता है कि हमें उनकी प्रत्येक की संस्कृति, प्रत्येक की भाषा का क्या करना है, सम्मान करना है। ऐसा नहीं कि हम कहते अरे भाई यहाँ आए हो तो हिंदी है बोलो, उर्दू में बात मत करना, मराठी में बात मत करना, पंजाबी में बात मत करना, सख्त मना है, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो और कोशिश करें कि उनकी मातृभाषा यानी कि उनकी लैंग्वेज में ही हम दोस्तों उनको सिखाने का, समझाने का प्रयास करें। तो इससे दोस्तों सबसे पहले अगर जो बहुभाषिक होगा तो दोस्तों इससे भी हमारे बच्चों का ज्ञान का स्तर बढ़ेगा। जब वो दोस्तों एक दूसरे से दोस्तों अंतर्निहित होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, अपनी अपनी भाषा में बात करेंगे, तो वो भी जानेंगे अरे यार अच्छा उर्दू में इसको ये कहते हैं, अच्छा इंग्लिश में से ये कहते हैं, मराठी में इसको ये कहते हैं। तो क्या हो रहा है, ज्ञान का विकास हो रहा है, उनके कई भाषाओं का उनको क्या हो रहा है, ज्ञान का पता चल रहा है दोस्तों। तो ये चीज है। और त्रिभाषा के साथ साथ, त्रिभाषा दोस्तों एक तो हो गई मातृभाषा कि भाई मातृभाषा के रूप में उन्हें ज्ञान प्रदान करा जाए, दूसरी हो गई दोस्तों हिंदी हो गई, और एक दोस्तों क्या हो गई, इंग्लिश हो गई। एक क्या हो गई, इंग्लिश हो गई, जिससे कि आसानी से उन्हें चीजों को समझ में आ जाए। एक मातृभाषा और एक दोस्तों आपका हिंदी और एक अंग्रेजी, ये त्रिभाषा रूप में ये होगा कि हाँ भाई उनको शिक्षा प्रदान की जाए, जहाँ की जैसी मातृभाषा है वैसे चूज किया जाए, उसमें शिक्षा प्रदान किया जाए, फिर हिंदी और अंग्रेजी, ये चीज है दोस्तों। ये त्रिभाषा के साथ साथ भी उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए। प्रवृत्ति विकसित करने के लिए भारतीय समाज के बहुभाषिक चरित्र का एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। तो ये बहुभाषा क्या थी दोस्तों, एक संसाधन है, ये नहीं कि एक वो है, एक संसाधन के रूप में दोस्तों इसका प्रयोग किया गया शिक्षा के क्षेत्र में, किसके, बहुभाषा का। तो याद रखिए कभी कभी प्रश्न बनता है तो ये संसाधन के रूप में प्रयोग होता है दोस्तों। जो सिर्फ बहुभाषा ही होता है, क्या होता है, संसाधन के रूप में आता है, न कोई रुकावट होती है, न कोई इससे दोष होता है कि कक्षा में भाई बहुभाषिक हैं तो दोष होगा, नहीं, एक संसाधन के रूप में उसे लिया जाता है। ये दोस्तों आपके यूपी टेट की पुस्तक है मात्र 249 रुपए में, और ये हिंदी रिजल्ट का नया बैच आ चुका है आपका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं।
एनसीएफ 2005 एक दृष्टि में देखते हैं क्या क्या दिया है दोस्तों। अध्याय वन में आपका परिपेश में शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा के सामाजिक संदर्भ एवं शिक्षा के लक्ष्य, जिसमें बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए की कसौटी पर व्यापक रूप से विचार किया गया। दोस्तों एनसीएफ 2005 में आपके अध्याय 1 में ये हुआ कि भाई हमें शिक्षा की गुणवत्ता को क्या करना है, बढ़ाना है। किसी भी तरह से बालक को, प्रत्येक बालक को हमें क्या करना है, एजुकेटेड करना है। प्रत्येक बालक को हमें क्या करना है, शिक्षा प्रदान करना है। उसके लिए हमें दोस्तों अब यानी कि ऐसी गुणवत्ता प्रदान करनी चाहिए, ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे बालक सही ढंग से पढ़ सके, सीख सके और इंटरेस्ट भी आए, रुचि भी आए। दोस्तों अगर बालक को कोई चीज़ आप समझा रहे हैं, अगर समझ में नहीं आएगा तो क्या वो पढ़ेगा? मैं भी आपको एनसीएफ 2005 पढ़ा रहा हूँ और आपको अगर समझ में नहीं आया कि आप पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। पर आपको चीजें समझ में आ रही है धीरे धीरे कि आखिर एनसीएफ 2005 में क्या था, तब आपका इंटरेस्ट जगेगा कि हाँ यार सर तो बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं एनसीएफ 2005 में क्या क्या मेन मोटो था, क्या क्या उद्देश्य। तो उसी तरह से दोस्तों शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जाए, टीचर्स ट्रेंड होने चाहिए, इस प्रकार से रखा जाए कि बालकों को समझें और सरल रूप से बालकों को पढ़ाएं। ये चीज थी। शिक्षा के सामाजिक संदर्भ एवं शिक्षा के लक्ष्य, जिसमें बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाना है हमें, वो भी एनसीएफ 2005 में बताया कि नहीं बहुत ज्यादा हमें ऐसा बर्डन नहीं डालना है। बालक के पूर्व ज्ञान पर आधारित हमें ज्ञान प्रदान करना है और फिर धीरे धीरे उनके ज्ञान का स्तर बढ़ाना है। ये चीजें और कैसे पढ़ाया जाए, कैसे दोस्तों बच्चे इंटरेस्ट लें, इस तरह से पढ़ाया जाए, इन सारी चीजों पर कसौटी पर विचार किया गया आपके एनसीएफ 2005 में। अध्याय 2 पे सीखना और ज्ञान में ज्ञान की प्रकृति और बच्चे में सीखने की क्षमता पर चर्चा की गई। दोस्तों बालक को किस प्रकार से सिखाया जाए, बालक के ज्ञान में वृद्धि किस प्रकार से किया जाए, खेल विधि के माध्यम से, कि जैसे दोस्तों खेल विधि प्रयोग की गई, क्योंकि खेल विधि से बालक क्या करता है, बहुत ही जल्दी सीखता है। दोस्तों क्या होता है, आप जानते हैं खेल किसको नहीं पसंद है दोस्तों, सभी को खेल पसंद है। तो खेल में अगर हमें शिक्षा प्रदान की जाए दोस्तों, तो हर बालक बड़ी सरलता पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। तो ये दोस्तों प्राथमिक क्लास के बच्चे हैं, उन्हें खेल विधि से शिक्षा प्रदान की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। जब आप टीचर बनेंगे दोस्तों तो ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आप खेल विधि से बालक को शिक्षा प्रदान करते हैं। और अध्याय 3 में दोस्तों पाठचर्या क्षेत्र स्कूल की अवस्थाएं और आकलन में उन सुझावों के सैद्धांतिक आधारों का निरूपण किया गया जो पाठचर्या के विभिन्न क्षेत्रों के लिए दिए गए। ऐसा सिलेबस रखा जाए दोस्तों, क्या है, ऐसा करिकुलम रखा जाए, ऐसा पाठचर्या रखा जाए, ऐसा पाठ्यक्रम रखा जाए जो बच्चों के अकॉर्डिंग हो, किसके हो, बालकों के अकॉर्डिंग हो। सारी बातें दोस्तों क्या होती है, घूम फिर के किसके अकॉर्डिंग आ रही है, बच्चों के ही अकॉर्डिंग हो रही। यानी कि जो भी आपको करना है सारी चीजें, इन्वायरमेंट आपका हो बालक के अकॉर्डिंग हो, पाठचर्या हो बालक के अकॉर्डिंग हो, और बालक को सरल ढंग से सिखाइए सारी चीजें कि जिससे कि बालक सही ढंग से सीख सके, अधिगम का कार्य हो सके। नेक्स्ट दोस्तों ये आपका यूपीएससी पेट एग्जाम दोस्तों, नया बैच प्रारंभ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अध्याय 4 विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयामों का परीक्षण करते हुए यह प्रस्तुत किया गया है कि बच्चे के अधिगम को विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण किस प्रकार महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। दोस्तों कोई भी अगर शिक्षा का क्षेत्र है तो वहां पे अगर हमें शिक्षा प्रदान करना है, जैसे विद्यालय है और कक्षा का वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी चीज को सीखने में, किस अधिगम के कार्य को करने में। तो दोस्तों बालक के सीखने में आपकी कक्षा का एनवायरनमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे आपकी कक्षा में आप बालक बैठा हुआ है और आपकी कक्षा अनडिसिप्लिन है, कोई बालक आपस में बात कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, उधर बात कर रहे हैं, उधर बात कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई कक्षा प्रभावकारी ही नहीं दिख रही है, न आप श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, न दृश्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बालक अपने मन का बात कर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, तो दोस्तों अनडिसिप्लिन क्लास है, तो उसमें बालक सीख पाएगा, कोई भी बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो इसलिए जो विद्यालय का एनवायरनमेंट होना चाहिए, कक्षा का एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्रभावकारी होना चाहिए। एक अध्यापक को ऐसा चाहिए दोस्तों कि सर्वप्रथम बालक के पूर्व ज्ञान का पता करे कि बच्चे को क्या पता है, उसके दोस्तों उस ज्ञान से संबंधित उससे प्रश्न पूछे, बेटा आपको ये पता है, जैसे आप गणित के मैंने अभी आपको बताया, तो उससे आप पूछे बेटा आपको टेबल पता है, पहाड़ा पता है, प्लस पता है, माइनस करना मालूम है, डिवाइड करना, हाँ सर हमें पता है, 1-2 तो आप डिवाइड दे दीजिए, 1-2 वो कर दीजिए, वो तुरंत करने लगेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके ज्ञान के स्तर को बढ़ाइए, फिर आप क्वेश्चन दीजिए, अच्छा अब डिवाइड कर लिया तुमने, अब चलो ये क्वेश्चन जरा लगाओ,
तो वो चीज़ है दोस्तों। ऐसे धीरे धीरे उसके ज्ञान के स्तर को आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और जब उसे पूर्व ज्ञान पर आधारित आप चीज़ों को बताएंगे तो वो इंटरेस्ट लेगा, रुचि लेगा। जो बच्चे एक आध दो बार आ जाता तो उनसे प्रश्न खड़े होके बताओ जरा 2+2 क्या होगा बेटा, अभी हमने बताया, तो उससे प्रश्न पूछ लेंगे, तब वो दोबारा शरारत नहीं करेगा। वो फिर आपका ध्यान देके पढ़ेगा कि हाँ यार ये सर अभी हमसे पूछ लेंगे, डर जाएगा, वो डरेगा, बाकी भी बच्चे डर जाएंगे, अरे यार ध्यान से पढ़ो, अभी सर पूछ लेंगे, शायद अगला नंबर हमारा हो। तो ये चीज होती है दोस्तों। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा प्रशिक्षण प्राप्त दिया जाता है, आपको प्रशिक्षित होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से कक्षा को प्रभावकारी बनाना है। श्रव्य या दृश्य सामग्री चार्ट वोट ले जाइए कि देखो बेटा ये है दोस्तों, ये देखो अकबर में पानीपत का युद्ध हुआ, ऐसे ऐसे युद्ध हुआ था, तो ये चीज है, दिखाइए चीजों को, तो वो और समझ में आएगा उन्हें। ठीक है, तो ये चीज है। यह प्रस्तुत किया कि बच्चों के अध्ययन के विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण किस प्रकार महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। तो उनका वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है बालक को सीखने में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवस्थागत सुधार में चर्चा की गई कि सक्रिय गतिविधियों के जरिए बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने में, वस्तुओं को इस्तेमाल करने में, अपने प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश को खोजबीन करने में सक्षम बनाने के लिए वर्तमान स्कूली व्यवस्था में किस प्रकार की व्यापक व्यवस्थागत सुधारों की जरूरत होगी ताकि बच्चा कक्षा में अनुभव से ज्ञान का सृजन करे। दोस्तों बालक को क्या करें, सक्रिय बनाएं, क्या करें, एक्टिव। बालक एक्टिव होना चाहिए, न कि बालक एक्टिव होना चाहिए दोस्तों, बल्कि टीचर को भी एक्टिव होना चाहिए। अगर टीचर एक्टिव नहीं है तो बालक कहाँ से एक्टिव होंगे, बालक कैसे सक्रिय होंगे। आप ही हैं दोस्तों, ऐसे सो रहे हैं, नींद दिया है, ऐसे पढ़ा रहे हैं, ऐसे ए पार एप्पल भी पापा, तो बालक कैसे पढ़ेगा, बालक कैसे एक्टिव होगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा। तो दोस्तों जब टीचर एक्टिव है तो बालक भी एक्टिव होगा। और बालकों को कोशिश के स्वयं करके सिखाए, चलो बेटा आओ जरा, चलो 2+2 हमने बताया कि 2+2 = 4, चलो अब तुम 3+5 = क्या होगा, चलो रमेश तुम बताओ जरा, चलो विनोद तुम बताओ 6+3 कितना होगा। स्वयं बालकों को करने का मौका दीजिए दोस्तों। चलो आंसर अब बताओ, स्वयं ब्लैक बोर्ड पे बुला लीजिए, चलो बेटा अब इसको जोड़ के तुम दिखाओ, इस सब क्वेश्चन को हल करके तुम दिखाओ। तो जब बालक स्वयं करते हैं तो एक्टिव होंगे, सक्रिय रहेंगे। अरे यार अब अगला नंबर हमारा है, कैसे जोड़ा जाए, कैसे सर बता रहे हैं, नियम इस रूल्स को जाने यार, नहीं तो फिर अभी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, आएगा नहीं। यहाँ होता है ना ऐसा क्लास में, तो वो चीज है। तो उन्हें खुद अभिव्यक्त करने दे दोस्तों, वस्तुओं का इस्तेमाल करने में, अपने प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश की खोजबीन करने में सक्षम बनाने के लिए वर्तमान स्कूलों में किस प्रकार से व्यापक व्यवस्था का सुधार की जरूरत होगी ताकि बच्चा कक्षा के अनुभव से ज्ञान का सृजन कर सके। कोई चीज है दोस्तों, उसको बालक को खुद प्रयोग करने दे, बेटा इसको प्रयोग करो, कैसे ये बनेगा, कैसे इसको तुम हल कर पाओगे इस सवाल को। तो वो दोस्तों तुरंत खोजबीन करिए, वो ट्रिक लगाएगा, वो सोचेगा, विचार करेगा, चिंतन करेगा और उसका हल निकालेगा। तो ये चीज है दोस्तों। ठीक है, तो उससे बालक सीख पाएगा। दोस्तों ये आपकी ई बुक्स है, हैंडी राइटिंग है दोस्तों, सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और एक बार लाइक जरूर करिएगा, और हो सके तो ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे, किस प्रकार से आंसर 2005 से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। कल आप पढ़ना न, कल की क्लास लेना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सारा, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आंसर 2005 से, और एक भी क्वेश्चन आपका गलत तब नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, कल इसी समय पे हम मिलेंगे दोस्तों फिर से। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।